दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रियल स्टडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई रेगुलर चल रही होगी। दोस्तों हमने शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रखी थी। उसमें आज की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 30 नंबर की टेस्ट सीरीज़ है। अब तक है हमने 29 टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर ली हैं। जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है वो है दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है। दोस्तों हर टॉपिक आपको 10:30 बजे हमारी डेली जो है टेस्ट सीरीज़ होती हैं, उससे पहले आपको 2 घंटे पहले डेली टॉपिक बता दिया जाता है। आज जो टेस्ट सीरीज़ है वो बुद्धि टॉपिक इसमें रखा गया है। बुद्धि का पार्ट 1 है, इसमें बुद्धि टॉपिक है। उसमें लगभग 5 या 6 टेस्ट सीरीज़ बनेगी दोस्तों, लगभग 15 या 20 क्वेश्चन की। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हैं वो मोस्टली रिपीट हुए जो क्वेश्चन हैं, सी टेट हैं, आर टेट हैं, यूपी टेट हैं, सुपर टेट हैं, कोई भी टेट एग्ज़ाम हैं, उन सभी में रिपीट होते हैं। और उनमें नए क्वेश्चन भी जो क्वेश्चन की दृष्टि जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो इनमें शामिल किए गए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास वाला बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको जो भी हमारा नेक्स्ट अपडेट आए आपको तुरंत मिल सके। और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन 4 है आपके पास, टर्मन, स्टैनफोर्ड, बिने या गिलफोर्ड। तो किसने किया था दोस्तों बुद्धि का वैज्ञानिक मापन। बुद्धि के वैज्ञानिक मापन की बात करें तो वो किया था दोस्तों, ऑप्शंस है बिने, अल्फ्रेड बिने। ठीक है, ऑप्शंस है नेक्स्ट। बुद्धि का के स्रोत हैं, बुद्धि के स्रोत कौन से हैं या का स्रोत कौन सा है। आनुवंशिक है, अधिगम का परिमाण है, सुबह तथा वातावरण की अंतःक्रिया है या उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, ये सुबह नहीं है, यहाँ पे शायद होना चाहिए वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया है। कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, जो है आपके सभी ऑप्शन सही हैं। बुद्धि हैं वो आनुवंशिक भी हैं, अधिगम का भी परिमाण है और वंशानुक्रम वातावरण की अनुक्रिया भी हैं। ठीक है, ऑप्शन द सही है। नेक्स्ट, अंतर्व्यक्ति बुद्धि से तात्पर्य है क्या है। स्वयं की क्षमता एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है वो है दोस्तों जो है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। ठीक है, जो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होती है उसमें क्या है, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल होता है। ठीक है, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ खाने हैं। गिलफोर्ड का जो बुद्धि संबंधी मॉडल दिया है उन्होंने, तो उसमें कितने खाने हैं, कुल कितने कोष्ठक हैं। तो 30 हैं, 60 हैं, 80 हैं या 120 हैं। कौन सा ऑप्शन सही है। गिलफोर्ड के अनुसार जो है वो दोस्तों 120। ठीक है, ऑप्शन द 120 खाने हैं, कुल कोष्ठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है। कौन सी उपयोगिताएं हैं, किस प्रकार की उपयोगिता है अध्यापक के लिए। विद्यार्थी किस कक्षा के योग्य हैं यह निर्णय किया जा सकता है बुद्धि के द्वारा, या प्रतिभाशाली अति श्रेष्ठ व अन्य परीक्षणों से बच सकते हैं। पुरस्कार के लिए छात्रों का चयन किया जा सकता है। अध्यापन व विषय परीक्षण में इसे आधार बनाया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है। अध्यापक के लिए जो बुद्धि परीक्षण है उसकी उपयोगिता क्या है, आपको उपयोगिता बतानी है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो क्या उपयोगिता है। जो अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण है वो एक प्रकार से विषय परीक्षण में आधार बनाया जा सकता है। ठीक है, जो विषय का परीक्षण किया जाता है, बालक का विषय परीक्षण किया जाता है, अध्यापक द्वारा किया जाता है, तो उसमें उसकी सहायता हो सकती है। ठीक है, अध्यापक की सहायता हो सकती है बुद्धि परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह सब ऑप्शन है दिए हुए, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल यानी जनरल बुद्धि के अनुकूल नहीं है, विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है।
तो इसमें बात करें सही ऑप्शन की, तो इसमें है विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ठीक है, विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, इसलिए ये वैध नहीं माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य हैं? बुद्धि लब्धि के बारे में क्या सत्य हैं? बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, ब कालानुक्रमित आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, स कालानुक्रमित आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, या द बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? तो इसमें बात करें सही ऑप्शन की, तो वो है कालानुक्रमित आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है दोस्तों। बुद्धि लब्धि है वो कालानुक्रमित आयु से व्युत्क्रमी संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने, वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती हैं? अतार्किक गणितीय बुद्धि, ब प्राकृतिक बुद्धि, स वशिक बुद्धि, द स्थानिक बुद्धि। कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? तो इसके अंदर सही ऑप्शन की बात करें वो है प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि है जिसके अंदर क्या आते हैं? पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने तथा वर्गीकरण करने की जो बुद्धि होती है वो प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? हावर्ड गार्डनर है उसके अनुसार जो बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन कौन सा जो निरीक्षण करता है? मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। ब बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया हैं। स विभिन्न बुद्धियाँ अपने स्वरूप में पदानुक्रमांक हैं। द अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है वो है मस्तिष्क के एक भाग में क्षति होने से एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है। जो क्षति होती है वो विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। यानी जो किसी विशेष भाग में जो मस्तिष्क की क्षति हुई है तो वो केवल विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण जो भी हमारी कार्य प्रणाली के हैं उसको प्रभावित नहीं करती हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। ब यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। स यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। और द यह स्थायी एवं परिवर्तनशीलता की विशेषता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? तो इसके अंदर सही ऑप्शन की बात करें जो बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है वो है यह स्थायी एवं परिवर्तनशीलता की विशेषता है। ये ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? ये बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं के आधार पर, बुद्धि के वितरण के आधार पर, बुद्धि की वृद्धि के आधार पर, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं के आधार पर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? तो ऑप्शन जो है वो हमारा ब सही है, बुद्धि के वितरण के आधार पर। बुद्धि के वितरण के आधार पर ये हम कह सकते हैं कि लगभग तो क्या होती है बुद्धि जो औसत होती है, जो कुछ लोग होते हैं, बहुत कम लोग उनकी जो है प्रतिभा संपन्न होती हैं और जो कुछ ही होते हैं उनकी मंद बुद्धि होती है दोस्तों। नेक्स्ट, स्वयंगात्मक बुद्धि का सूत्र दिया था, किसी ने दिया था स्वयंगात्मक बुद्धि का सूत्र? टर्मन ने, डेनियल गोलमेन ने, या विलियम स्टर्न ने, या वाइगोत्स्की ने? तो किसी ने दिया है दोस्तों स्वयंगात्मक बुद्धि का जो फॉर्मूला है वो दिया है दोस्तों ऑप्शन ब हमारा डेनियल गोलमेन है। उन्होंने स्वयंगात्मक बुद्धि का सूत्र दिया है। जो सूत्र है वो क्या है दोस्तों? सूत्र की बात करें जो यहाँ पे लिखा हुआ है सूत्र इक्यू इक्वल टू जो स्वयंगात्मक बुद्धि है उसके इक्वल टू क्या होता है? जो स्वयंगात्मक आयु अपोन में वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। ठीक है, स्वयंगात्मक आयु अपोन में वास्तविक आयु इंटू 100, ये स्वयंगात्मक बुद्धि का जो फॉर्मूला है वो डेनियल गोलमेन ने दिया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बालक को बगीचे में ले जाकर हरियाली से परिचित कराया जाता है तथा उस बालक को विद्यालय में हरियाली पर निबंध लिखने कहा जाता है।
यहाँ बुद्धि का कौन सा प्रकार कार्य करेगा, तो कौन सा प्रकार कार्य करेगा, सामाजिक, यांत्रिक या अमूर्त, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी बुद्धि यहाँ पर कार्य करेगी बालक की, तो इसमें बालक की दोस्तों अमूर्त बुद्धि कार्य करेगी। ठीक है, अमूर्त बुद्धि कार्य करेगी, यानी बालक को है वो बगीचे में ले जाकर हरियाली से परिचित कराया जाता है और उसके बारे में निबंध लिखने को कहा जाता है। ठीक है, उसको थोड़ी सी हरियाली दिखाई जाती है, जबकि हरियाली के बारे में जो निबंध में तो हम बहुत सारा लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये अमूर्त बुद्धि का प्रकार है। नेक्स्ट, किसी ने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। ऑप्शन ए विलियम स्टर्न, ब विलियम मैकडूगल, से रेक्स नाइट और द बंकिंघम। किसने कहा है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये है बंकिंघम ने कहा है दोस्तों, बंकिंघम ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन द सही है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन है किसका है, ए वुडवर्थ का है, ब वुड्रो विल्सन का है, से गेट्स का है, द टर्मन का है। किसका है दोस्तों, तो इसमें सही ऑप्शन की बात करें, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ये जो परिभाषा है वो टर्मन ने दी है दोस्तों, टर्मन ने दी है। टर्मन ने कहा है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन बुद्धि से संबंधित। ठीक है दोस्तों, जो बुद्धि हमारा टॉपिक है उससे संबंधित आज के जो हैं टॉप 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, इनमें से आपने लगभग 12 या 13 क्वेश्चन कवर किए होंगे दोस्तों। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों, तैयारी को रेगुलर बनाए रखें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नई टेस्ट सीरीज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।